सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिनको इस घोस्ट वर्ल्ड के आर की फाइनल बैटल का इंतजार था, तो फाइनली यहाँ से उसका आगाज होगा। चाहे घोस्ट वर्ल्ड का सेंटर हो या फिर वो सेवंथ इविल गॉड, ये एक के बाद एक अपने पत्ते खोलने वाले हैं जो कि अब तक दिखाई नहीं दिए। वैसे चैनल का मेंबरशिप प्रोग्राम अब भी ओपन है, जिसका एक एपिसोड के बाद पेट नहीं भरता है, तो डेफिनेटली प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन के हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकता है। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत उस डिमोनिक सी से होती है जहाँ से गुजरी होती हैं बूम 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 की आवाजें। इनमें कई धाड़ और चीखों की आवाजें मिली हुई थी। इनमें एक अलग ही तरह की ग्रीड और क्रूरल्टी महसूस होती है। यही वो जगह थी जहाँ पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस की आर्मी इकट्ठी हुई थी। एक समय पे खुशहाल होने वाला लीसोल डोमेन अब बिल्कुल पहचाना नहीं जा सकता। यहाँ की जमीन डिवावर हो चुकी थी, वहीं पे शहर ये जैसे मैप से मिटा दिए गए हों। लाखों करोड़ों जिंदगियां इविल रेस का नरिशमेंट बन गई थी, और वो घना काला धुआं जो कि तूफान की तरह गोल गोल घूम रहा था, इसने सराउंड कर लिया था लीसोल टेम्पल। हम टेम्पल के अंदर के ऑल्टर पे ध्यान डालते हैं, जहाँ सबसे आगे कोई 100 एलीट वॉरियर्स दिखाई देते हैं। वहीं पे पीछे 10,000 लिविंग सोल्जर्स थे। इस आर्मी का मोमेंटम डरावना होता है। इनमें होते हैं चारों टेम्पल के लॉर्ड्स और वो सीक्रेट गार्डियंस। लेकिन तभी बात करी है कि इनमें से कितने लोग रिइंकार्नेशन के उस पार जा चुके थे, तो उनके नंबर मुश्किल से 10 पहुंच पाए थे, और जिसमें यंचू युआनियन भी शामिल थे। यहाँ का एटमोसफियर काफी हैवी होता है। दुकीफे पूछती है, टीचर ये बैटल? सबसे आगे हम खड़े होते हुए देखते हैं थंडर लॉर्ड को, जो कि स्थिर आवाज में कहती हैं, चिंता मत करो, हम इस बार जीतेंगे। उनकी इस काम वॉइस ने एक अनएक्सपेक्टेड उम्मीद को ला दिया था। वो आर्मी साथ में धारती है, विक्ट्री विक्ट्री। इन आवाजों से आसमान हिल जाता है। तभी हेवन अर्थ में गूंजती है वो डिमोनिक हंसी की आवाज। वो आवाज कहती है, थंडर लॉर्ड, दसियों हजारों सालों के बाद अब मैं फाइनली तुम्हें रिइंकार्नेशन में लौटने नहीं दूंगा। यहाँ तुम्हारी कब्र बनेगी। टेम्पल को सुरक्षित रखने वाली एंशिएंट फॉर्मेशन भयानक तरीके से कांपती है। ऊपर उबलने वाले उन डिमोनिक क्लाउड्स में से निकलते हैं कई फिगर्स। ये थे सेवंथ इविल गॉड, किंग हेजू म्यूफंग, लॉर्ड ऑफ नो रिटर्न फर्नेस, अर्थ स्पिरिट, ओल्ड घोस्ट और बाकी के बहुत सारे एलिट्स। इनमें से मैक्सिमम एक समय पे लीसोल डोमेन का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी आंखें मैडनेस से भरी होती हैं। हम ध्यान डालते हैं काले रोब वाले बंदे पे, जिसकी रोब में से हथेली निकलती है। ये खून से ढका हुआ हाथ है, जिसके बस एक मोशन में लीसोल की लाइफ एंशिएंट फॉर्मेशन कोलैप्स होने लगती है। उन क्रैक क्रैक के साउंड को सुन के यूएन के चेहरे के एक्सप्रेशन इंस्टेंटली पेल हो जाते हैं। उसकी मेंटल पावर जो कि फॉर्मेशन के अंदर जा रही थी, उसे मानो कोई बहुत बड़ा झगड़ा खींच ले रहा हो। लेकिन ये देखने के बाद भी थंडर लॉर्ड की ग्रे आंखों में बस कंटेम्प्ट था। वो कहती हैं, बस चींटियां, अगर मैंने पहले तुम्हारा सफाया किया है तो तुम इस बार भी बच नहीं पाओगे। वो जर 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 के साउंड से इरप्ट होते हैं एंडलेस ग्रे थंडर, जो कि इस फाइनल प्योर लैंड के सामने ढाल बन गए थे। इस फोर्स से टकरा के वो इविल डेमोनिक से भी हिस करता है। वो ब्लैक फिगर इससे पहले दोबारा हमला कर पाता। अचानक से इन सब की नजरें सामने की तरफ जाती हैं, जहाँ का स्पेस वॉलेंटली चर्न होता है। फिर बैंक की आवाज आते फट गया था। इसमें से निकलती एक आर्मी, वो मैसिव फोर्स जो कि सबके एक्सप्रेशंस को चेंज करके रख देती है, और एक मैजेस्टिक आवाज कहती है, ऐसा ग्रैंड ओकेजन तो फिर मेरी एंडलेस फायर टेरिटरी पीछे कैसे रह सकती है। एंड ऑफ कोर्स ये आने वाला जियान था। जब वो डेवटी वर्ल्ड गोई सैन्य ये देखता है, उसके एक्सप्रेशंस हो जाते हैं बहुत डार्क। वो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले इसलिए आए थे जैसे इस टेम्पल के आसपास के स्पेस को सील करके थंडर लॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया जा सके, लेकिन जियान की प्रेजेंस ने सब कुछ बदल के रख दिया था। अभी वो शांत होता है बस वो सेवंथ इविल गॉड, जो कहता है शुरू करो। उसके इन कैजुअल शब्दों पे वो 10,000 किलोमीटर के आसमान में फैली हुई इविल डिमोनिक एनर्जी ये शुआ शुआ की आवाजों के साथ बटना शुरू हो जाती है। बनते हैं कई युद्ध के मैदान, जिनमें दोनों ही पार्टीज ने एक दूसरे के अपोनेंट्स को चुन लिया था। उदाहरण के तौर पे जियान वर्सेस सेवंथ इविल गॉड, वहीं पे यूनियन और म्यूइंग मिलकर कोई सैन्यों का सामना करेंगी लीसोल के एलिट्स कंट्रोल पावर हाउसेस से। वहीं पे दुकीफे हाफ इविल गॉड, लेकिन थंडर लॉर्ड अब भी इंतजार में थी। एंड ये इंतजार किसका था? वेल, अब तक घोस्ट वर्ल्ड मास्टर अपीयर नहीं हुआ होता है, ये इंतजार उसका था। दुकीफे अपनी क्लियर आवाज में कहती है, टीचर आपको एक्शन नहीं लेना है। वो घोस्ट वर्ल्ड मास्टर ये तब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इतना कह के वो बढ़ती आगे और कंटिन्यू करती है, सेवंथ इविल गॉड को जियान संभालेगा, वहीं पे आप बस युआनियन और यंची को प्रोटेक्ट करो, मैं इस हाफ इविल गॉड से डील करूंगी। फिर बिना हेजिटेशन के वो एंडलेस डार्कनेस की तरफ चली जाती है, जहाँ से एनर्जी रिपल्स वॉलेंटली इरप्ट हो रही थी। ये घोस्ट वर्ल्ड का आसमान अभी ऐसा हो गया होता है जो खुद ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लोगों को रिएक्ट कर रहा था। वो एनर्जी रिपल्स वॉलेंटली फैलती हैं। हम स्पेस की पावर को तुरंत ही फ्लक्चुएट होते हुए देखते हैं। पीछे ले लॉर्ड बिल्कुल शांत खड़ी थी। उनके आसपास ही यंची और युआनियन ये फॉर्मेशन को और भी मजबूत बनाने पे ध्यान देते हैं। फोकस हमारा इविल डिमोनिक सी के ऊपर जाता है, जहाँ जियान की नजरें टिक जाती हैं सेवंथ इविल गॉड के ऊपर। इनके दोनों के बीच की
कन्फ्रंटेशन सब कुछ डिसाइड करेगी। एंडलेस फायर टेरिटरी, घोस्टियम, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ईविल रेस। पहले ग्रेट वॉर के बाद ये पहली बार है जब ये सबसे डायरेक्ट और डिसाइसिव क्लैश होने वाली है। इसका आउटकम चाहे कुछ भी हो, इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा। इन सब के ऊपर के वो डेमोनिक ईविल क्लाउड्स वॉलेंटली घूमते हैं। फिर शुरू हो जाती हैं बैटल्स, सुनाई देती हूँ बैंग बैंग क्रैक की आवाजें। इन काउंटर्स बैटल से निकलने वाली ओवरवेलिंग एनर्जी इलीसोर डोमेन के चारों टेम्पल्स के ऊपर जाके एक रोरिंग वॉर्टेक्स को बना लेती है। ये बहुत बड़ा गोल गोल घूमने वाला स्पाइरल ऐसा था जैसे कोई जाइंट ब्लैक ड्रिल हो। ये हेवन और अर्थ के आर पार जाने की क्षमता रखती हो। वहीं पे जो 1 वर्सेस 1 बैटलफील्ड्स थे, इन्हें ढक लिया होता है खास सीलिंग फॉर्मेशंस ने, और इन्हें एन्चेंटमेंट डोमेन्स का इस्तेमाल दोनों तरफ से किया गया था, जैसे बाहर से कुछ भी देखा ना जा सके। हम चलते हैं पहले बैटल सर्कल में। अभी म्यूइंग की आंखें पैनी होती हैं। वो कहती सिस्टर ये नहीं कुछ गलत है। लगता है इस गोए सैन्याओं के पास भी घोस्टियम आर्टिफैक्ट है। दोनों भी साइड बाई साइड खड़ी होती हैं। कोइंसिडेंटली दोनों के पास रीइंकार्नेशन और होली फ्लेम की स्ट्रेंथ थी। फिर क्या गूंजती हैं शाबू शाबू बैम की साउंड्स। चाहे 10,000 फ्लावर स्लैश हो या फिर इमोशनल फ्लेम मैरो, दोनों वुमन होल्ड बैक नहीं करती। लेकिन तभी वो गोई सैन्य अनटच रहा था। वो हर एक अटैक को ब्लॉक करने में सफल रहता है। ये मामला कुछ मिनट्स तक चलता रहता है। इसी वर्ड में शेडोज में से सुनाई देती हैं कुछ रसलिंग आवाजें। फिर हम एक शेडो को गोई सैन्यों की बॉडी से मर्ज होते हुए देखते हैं। अचानक से उसका चेहरा हो जाता है डार्क, आंखें बिल्कुल खाली, और जो उसने ब्लैक रोब पहन रखी थी इसकी काली रेखाएं विगल करने लगती हैं जैसे लिविंग ईविल इंस्क्रिप्शंस हों। ये देख के यूनियन की आंखें श्रिंक हो गई थी। वो खुद से बोलती इसकी स्ट्रेंथ पीक 5th रीइंकार्नेशन पे है, लेकिन कुछ गलत है। एक्चुअली में जिस मोमेंट में उस गोशान्याओं ने अपनी ट्रू बॉडी को रिवील किया था, आसपास की हेवन और अर्थ की एनर्जी बॉयल होने लगी थी। इवन दोनों की होली फ्लेम्स भी हल्का सा कांपती हैं। हमारा फोकस भी जाता है उस गोशान्याओं की तरफ जिसके शरीर को गोल गोल काले रंग के हालों ने ढक रखा था। वो बोलता है 3 होली फ्लेम्स। सच में ईर्ष्या की बात है। उसकी आंखें बाकी के बैटल फील्ड्स को स्कैन करती हैं। फिर वो वापस यूनियन को देख के बोलता है लास्ट टाइम तुम्हें किसी ने बचा लिया था, इस बार कौन आएगा। उसकी आवाज कोल्ड होती जैसे वो मजाक उड़ा रहा हो। उसके हिसाब से अगर वो इन दोनों वुमन की तीनों होली फ्लेम्स को डिवॉर कर लेता है तो 6th रीइंकार्नेशन ट्रिबुलेशन भी उसके लिए खतरा नहीं होगी। घोस्टियम वर्ल्ड मास्टर और जैसे बींग्स के लिए समय काफी कम था। अगर इन्हें जल्दी कोई सुप्रीम टेरियर नहीं मिलता है तो रीइंकार्नेशन की अगली कैलेमिटी इनकी जान ले लेगी। और ये लोग हमें मिल गया एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ईविल रेस के साथ इनका कोऑपरेट करने का कारण। म्यूइंग और यूनियन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर ये साथ में बोलते हैं तुम कुछ ज्यादा जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हो। हालांकि यिंग अभी 2nd रीइंकार्नेशन पे ही होती है, लेकिन 2 होली फ्लेम्स और फ्लेम मंत्रा के साथ वो इस गोशान्याओं के सामने भी हेल्पलेस नहीं थी। लेकिन लगता है घोस्ट वर्ल्ड का डेप्यूटी वर्ल्ड मास्टर भी और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। वो दोनों हाथों को खोलते हुए बोलता है इन सोल्जर सोललेस लीजन। पीछे शाय शाय शुआ शुआ की आवाजों के साथ वो घोस्टली ईविल ऑरा इकट्ठा होता है। वेल एक नहीं बल्कि इसमें कई सिनिस्टर ऑरे थे, जैसे घोस्ट सोल्जर की आर्मी जो हेल से बाहर आ रही हो। इनकी रूह को कपा देने वाली धाड़ों की आवाजें बिल्कुल वेव्स में फैलती हैं जो म्यूइंग के चेहरे के रंग उड़ा देती हैं, क्योंकि जो ये कर रहा था वो अच्छे से जानती थी। वो नफरत से भरी आवाज में कहती है फॉरबिडन सोल रिफाइनिंग टेक्निक, ये सब एक्चुअली में लिविंग सोल्स हैं। एक्सप्रेशन तो यूनियन के भी सीरियस हो गए थे। वो जैसे अपने एक हाथ को उठाती है, वो टैची हेवली एम्पर सोर्ड अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लेती है, जिस पर सोर्ड्स का ये पेयर अपीयर हुआ था। हवा हम की साउंड सा ट्रेम्बल होने लगी थी। हम पहले जानते हैं कि टैची हेवली एम्पर सोर्ड के अंदर ऑलरेडी 2 डरावनी स्पिरिट्स मौजूद हैं जिन्हें हेवली एम्पर ने इमोर्टल रिम की मिस्टीरियस केव से कैप्चर किया था। लेकिन इन दोनों स्पिरिट्स ने उसके सामने कभी सर नहीं झुकाया। लेकिन अब जब ये महसूस करती हैं उस ओवरवेलमिंग ईविल ऑरे को, ये जागती हैं। एक ड्रैगन रोर और फिनिक्स क्राई ये 10,000 मीटर के वर्ल्ड को थरथरा के रख देते हैं। दोनों ही तलवारों में से विंड और थंडर का ऑरा निकलता है, जैसे ईविल को खत्म करने के लिए धाड़ रही हो। यूनियन तुरंत ही हाथ को वेव करके बोलती है जाओ, अगर तुम इन ईविल स्पिरिट्स को खत्म कर देते हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करूंगी। उसके एक विचार पे दोनों सोर्ड्स के ऊपर की बंदिशें हल्की हो जाती हैं। फिर दोनों टेरिफाइंग स्पिरिट्स जिनकी स्ट्रेंथ पीक 5th रीइंकार्नेशन पे होती है, ये चिया चिया रोर के साउंड के साथ उन सोल्जर्स के ऊपर काल की तरह टूटते हैं। हम उन डरावनी सोल्जर्स के तुरंत ही परकच्चे उड़ते हुए देखते हैं। कोई रेजिस्टेंस, कोई स्ट्रगल नहीं, जैसे किसी पेपर को श्रेड किया जा रहा हो। जब वो ड्रैगन फिनिक्स स्टॉर्म एक्सप्लोड हुआ था, वो डेमोनिक सी वॉलेंटली चर्न होता है। भले गोशान्याओं की खुद की स्ट्रेंथ पीक 5th रीइंकार्नेशन पे हो, लेकिन दोनों ड्रैगन और फिनिक्स की स्पिरिट्स भी सेम उसी लेवल पे थी। ये उसे किसी और डिमेंशन में भेज देती हैं। एक वर्ड जो कि इनके प्रेशर से बना हुआ था। जब उन डरावनी फ्लक्चुएशंस को गोशान्या फील करता है, हम उसके चेहरे पे आते हुए देखते हैं हल्की सी स्माइल को। वो लो सिनिस्टर हंसी। वो कहता है तो वर्ल्ड मास्टर बिल्कुल सही थे, तुम सच में परेशान नहीं हो। ये कहती उसकी त्वचा में से निकलने लगते हैं ब्लैक पैटर्न्स और ये घुस जाते हैं
हैं उसके सीने में। इस पल ऐसा लगता है जैसे कोई चीज कंस्ट्रक्ट होने लगी हो। आसमान एक शेड और डार्क हुआ था। फिर उसकी छाती में से निकलता है एक घोसली पावर से बना हुआ स्क्रोल। ये काले रंग का स्क्रोल जैसे अपीयर होता है, इसमें से एक टेरिफाइंग ऑरा निकला था जो दोनों ही वुमन की सोल पे हमला कर देता है। उनके एक्सप्रेशन हो जाते हैं तुरंत ही पेल। इनके स्पिरिचुअल कोर्स थर आ गए थे। म्यूइंग अपने दिल को संभालते हुए बोलती है, यिन यांग स्क्रोल ऑफ घोस्ट एंड गॉड्स, घोस्ट वर्ल्ड का 8th ईविल वेपन। अभी आसमान में फ्लोट करने वाली वो ड्रैगन ऑफ फिनिक्स की स्पिरिट्स भी काफी अनईजी महसूस कर रही होती हैं, क्योंकि ये स्क्रोल बस एक वेपन नहीं था, इसके अंदर निशान होते हैं टू घोस्ट गॉड लेवल की एंटिटीज के। वो एब्सोल्यूट सप्रेशन, अगर कोई इसके द्वारा सील हो जाता है तो कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। जब ये विचार दोनों के दिमाग में चल रहे होते हैं, वह स्क्रोल अनफोल्ड हुआ था। इसमें से घूमते हैं ब्लैक व्हाइट yin yang के पैटर्न्स। फिर हम उस गुए सैन्याओं के पीछे के स्पेस को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। इसमें से निकलता है एक मैसिव घोसली अवतार। वो हाफ डिवाइन हाफ घोसली, आंखें खाली और हाथ आसमान की तरफ उठे हुए जैसे जज कर रहा हो। इस चीज के प्रकट होते हुए युद्ध के मैदान का रुख बदला था, क्योंकि अभी कोई नॉर्मल 5th रीइंकार्नेशन की फाइट नहीं रह गई होती, ये थी आर्टिफैक्ट लेवल की। सिचुएशन को देख के तो ऐसा लग रहा था कि दोनों की होली फ्लेम्स ये गोए सैन्याओं की 6th रीइंकार्नेशन की सीढ़ियां बन जाएंगी। दूसरी तरफ बाकी के युद्ध के मैदानों में बैटल्स जितनी ज्यादा इंटेंस होती हैं, चारों अकेडमीज के ऊपर का वॉर्टेक्स उतना ही भयंकर होता जा रहा था। आसमान में जियांग की होली फ्लेम और 7th ईविल गॉड का डिमोनिक ऑरा ये क्लंचिंग बैंग बैंग के साउंड से टकराता है। लेकिन लगता है थंडर लॉर्ड का अब भी कोई एक्शन लेने का इरादा नहीं था। उनकी नजरें देखती ऊपर आसमान में। वो घोस्ट रियल वर्ल्ड मास्टर भी अपीयर नहीं हुआ था, बट उसकी शैडो ऑलरेडी बैटलफील्ड पे प्रेस हो रही थी। वो आ रही थी रियल कैटेस्ट्रॉफी। आसमान चाहे कितना भी थरथरा रहा हो, लेकिन दोनों पार्टी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमारा ध्यान यिंग की बैटल की तरफ फिर से गया था। अब क्योंकि वो मिस्टीरियस स्क्रोल खुल चुका था, तो गोए सैन्या को ऑरा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी काले रंग की रोब्स के नीचे जो हमें उसके हाथ दिखाई देते हैं, इनके ऊपर विगल कर रही होती हैं डार्क सिनिस्टर लाइंस, जैसे उसके मांस और हड्डियों में घुसी हूँ। ये चबाती है उसकी ओरिजिन को, उसके लाइफ स्पैन को। बट इसके बदले में जो स्क्रोल की सप्रेसिव फोर्स थी, ये नई ऊंचाइयों तक जाती है। म्यूइंग का दिल कांप जाता है। वो कहती है तो यिंग स्क्रोल को कंट्रोल करने की ये कीमत है। वो फोर्सेस इस बंदे को जिंदा खा रही होती हैं, लेकिन दोनों को वैसा महसूस होता है कि वो एक 5th टीयर नहीं बल्कि एक जेन्युइन 6th रीइंकार्नेशन रैंक के एक्सपर्ट का सामना कर रहे हो। इतने लंबे समय तक अपने ऊपर ऐसे एफर्ट्स डालने के बाद यिंग की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है। वो कहती है सिस्टर यूनियन, मैं अपनी दोनों होली फ्लेम्स को फ्यूज करके इसके ध्यान को भटकाती हूँ, बाकी का आपको संभालना होगा। वो चेहरे पे कड़वाहट से भरी स्माइल थी, क्योंकि ये टास्क बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। फ्लेम मंत्र पूरी फोर्स के साथ सर्कुलेट होता है, स्पेशली जब उसकी नजरें जाती हैं आसमान में जियान की बैटल पे, जो कि इस वॉर में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। म्यूइंग की आंखें ट्रेम्बल हो जाती हैं। वो कहती हर बार तूफान का सामना वो करता है, आखिर वही क्यों सामने खड़ा हो और वो घाव उसे ही क्यों सहने पड़ेंगे। वो इस इंस्टेंट में समझ चुकी होती है कि जो जियान के पास है वो बस टैलेंट नहीं बल्कि वो है करेज, वो अपनों के सामने ढाल बनने की हिम्मत। रिप्लाई में यूरिन स्थिर आवाज में कहती है नहीं। वो बिना कुछ कहे अपनी होली फ्लेम के ओरिजिन के छोटे से हिस्से को अलग करके भेज देती म्यूइंग की तरफ। जब म्यूइंग ने इस नए ऑरे को सेंस किया था, उसकी पीपल्स ट्रेम्बल हो गई होती हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सपोर्ट नहीं था, ये था भरोसा, वो एब्सोल्यूट ट्रस्ट। यूरिन आंखें बंद करके बोलती है 3 होली फ्लेम्स, इनके साथ कोऑपरेट करो, मुझे समय दो। ये कहती है उसके हाथ की अटैची हेवली एम्पर सोर्ड, जो कि अब फिर से एक हो चुकी होती है। इसके आसपास का स्पेस क्रैकिंग आवाजें सा चटकता है। एक्टिवेट हो गई थी डिवाइन आर्ट। वो एंशिएंट पावर धीरे धीरे इकट्ठी होती है। इस ट्रैक में वो पावर थी कि एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन उतना ही इसमें समय चाहिए था। वो गोए सैन्याओं जो कि इस नई पावर को फील करके अपने आप को वर्ल्ड रेयर मास्टर से भी ऊपर समझ रहा था, वो तेज से हंस के बोलता एंड्स, तुम चींटियां बस कुछ ले जाने के लिए हो। उसके बगल में फ्लोट करने वाला यिंग यांग स्क्रोल ये जीते जागते पिंजड़े की तरह था, जो बस एक इशारे पे सब कुछ सप्रेस कर सकता हो। हम फोकस डालते हैं म्यूइंग के ऊपर। उठती उसकी उंगली और बाल ये हवा में किसी फायर गॉडेस की तरह लहराते हैं और गूंजते हैं वो शब्द बर्निंग जजमेंट होली फ्लेम। सुनाई देते हैं 3 पफ पफ के साउंड, एक अजगर फ्लेम, पिंक फ्लेम और प्योर व्हाइट फ्लेम के क्लस्टर ये एक साथ बहुत ऐसे जल उठे थे। फिर ढक लेते हैं उसकी बॉडी को, उसकी नसें, उसकी हड्डियां जलती हैं, जैसे हर एक सांस के साथ उसके पूरे शरीर में वो मोटन फ्लेम बह रही हो। फ्लेम मंत्र रोर करता है, ये भूखा था, ये डिवावर करना चाहता है होली फ्लेम्स को, लेकिन म्यूइंग बस अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके इसे दबा के रख रही थी। अभी उसके लिए हर एक सेकंड मौत की तरफ चलने जैसा था। बार बार उसकी कॉन्शियसनेस ब्लर होती है, लेकिन ये दर्द उसे सहना था। वो दांती मीस के कहती है तो हर बार उसे ये इंड्योर करना पड़ता है। फिर जैसे उसके शरीर के दर्द को एक दिशा मिल गई हो, फ्लेम्स का इकट्ठा होना शुरू हुआ था। पीछे एक एक करके कंडेंस होने लगते हैं। पंख फॉर्म होती एक डिवाइन इथेरियल बर्ड, जिसका आकार कई 100 मीटर बड़ा होगा। इसके
इसके पंखों से ट्रू होली फ्लेम्स झड़ती हैं। ये तीनों फ्लेम ओरिजिन्स का परफेक्ट फ्यूजन थी और इसके अंदर होती है वर्ल्ड शैटरिंग डिस्ट्रक्टिव पावर। घोष एनियो जिसने फाइनली स्क्रोल को तैयार कर लिया था वो सामने पॉइंट करके बोलता है डाई। तुरंत एक यिन यांग पावर वर्ल्ड को चीर देती है। इसका निशाना म्यूइंग नहीं बल्कि येनियन थी क्योंकि असली खतरा उसे वहीं से फील हो रहा था। लेकिन तभी उस होली फ्लेम बर्ड के मुंह से निकलती वो चिया की तेज आवाज उसके पंख स्पेस में क्रैक बनाते हैं। फिर सीधा उसमें घुस के निकलती उस यिन यांग पावर के सामने गूंजता बैंक क्रैक का साउंड। फिर वो ची 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 रिप की आवाजें। ये अटैक बीच हवा में शैटर हो जाता है। ये देखे गोशेन्या की आंखें बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं। मुंह से निकलता है बस एक शब्द हाउ। इस लड़की के पास बस ट्रिपल रिइंकार्नेशन स्ट्रेंथ है लेकिन फिर ये उसकी स्ट्रेंथ का कैसे विरोध कर पाई। ये नॉर्मल टर्म्स से इम्पॉसिबल था लेकिन बात यहाँ पे नॉर्मल की कहाँ हो रही है। म्यूइंग स्माइल करके बोलती है 3 होली फ्लेम्स। उस इथेरियल बर्ड ने अपने पंख फैलाए थे। ये ऊपर हेवंस की तरफ देखते चीख मारती है और फिर घुस जाती इविल डिमोनिक सी के अंदर। हमें उन काले रंग के गोल गोल घूमते हुए बादलों के अंदर गड़गड़ाने के एक्सप्लोजन सुनाई दिए थे। वो वायलेंट मफल्ड बूमिंग साउंड्स। गोशेन्या की ओरिजिन ट्रेम्बल हो गई थी। वो फ्यूरियसली दहाड़ता है। हाउएवर इससे पहले वो कुछ कर भी पाता आसमान से डिसेंड होती कोल्ड वॉइस जो कहती है मुझे आने दो। सेवर इन परमानेंस। जैसे शब्द सबके कान में गए थे पूरे बैटलफील्ड को ढक लेता एक सफेद रंग। कोई घोंसली एनर्जी नहीं कोई डिमोनिक सी नहीं सारा करप्शन वैनिश हो जाता है। ये एब्सोल्यूट प्योरिटी का डोमेन था। गोशेन्या के पैर लड़खड़ाते हैं। उसके अंदर की वो इविल पावर ये जिस पल वो सफेद आसमान को छूती है ये अपने आप ही ढहने लगती है। उसका फ्लैश रॉट हो रहा था और काले रंग की रोब जल जाती है। उसके नीचे हमें कोई जुड़ी हुई त्वचा दिखाई नहीं देती बल्कि दिखाई देता है वो यिन यांग स्क्रोल जो कि उसे डिवावर कर रहा था। ये घोस्ट गॉड की पावर अपनी होस्ट को कंज्यूम करने की कीमत पे आती है। वो टेरर में अपने सिर को उठा के दहाड़ता है नो इम्पॉसिबल। उसकी नजरें जाती हैं वोवन पे जैसे प्योर लाइट ने ढक रखा था। डिवाइन सोर्ड हवा में उठी हुई थी। वो जजमेंट का हालो हल्का सा फ्लिकर होता है। गूंजती उसकी हेवली लॉ जैसी आवाज ईविल का साथ दे के तुम्हारा मरना ये अफसोस की बात नहीं है। ये कहते ही आसमान में क्रैक ओपन होता है। फिर हम इसमें से निकलते हुए देखते हैं 1 इंच लंबी प्योर वाइट डिवाइन सोर्ड को। हालांकि कहने को छोटी थी लेकिन ये कैरी कर रही होती है डिवाइन पनिशमेंट एब्सोल्यूट एनाहिलेशन को। इवन एक पीक 5th रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट उसकी बॉडी सोल इरेज हो जाएगी। फाइनली ब्लेड नीचे डिसेंड हुआ था दुनिया शांत हो जाती है। फिर सबके कान में गई थी एक भयानक बूम की साउंड। वो चकाचौंध करने वाली रोशनी पूरे लीसोल डोमेन को भर देती है। हर एक क्रीचर वर्ल्ड का जर्रा जर्रा ये सब हिल चुके थे। अपनी खुद की चमक के सामने वो सफेद आसमान शैटर हो जाता है। शायद डिमोनिक आर्मी या फिर लीसोल डोमेन सोल्जर्स ये सब घूरते हैं उस शैटर्ड स्काई को। फियर सबकी नजरों में होता है। अगर ये पावर किसी के ऊपर भी गिरी तो उसका बचने का सवाल नहीं उठता। वो घोस्ट डेप्यूटी वर्ल्ड लॉर्ड गोशेन्या हिलने की कोशिश करता है लेकिन कोशिश सफल नहीं होती। जैसे इस समय स्पेस किसी डिवाइन अथॉरिटी की बात मान रहा हो। वो सफेद रंग की रोशनी किसी मोल्टन प्योरिफिकेशन फ्लेम की तरह उसके सड़े हुए फ्लैश को जलाने लगती है। इविल पावर घोस्ट एनर्जी ये सब लेयर बाय लेयर खत्म हो रही थी। देखते देखते उसके चेहरे का फियर मैडनेस में बदल जाता है। वो फिर से धाड़ता है नहीं। वो डेस्परेटली अपनी डिमोनिक और घोंसले एनर्जी को निकाल के इस फोर्स को दूर करने की कोशिश करता है। यूनियन सामने की तरफ पॉइंट करके बोलती है टू लेट। जैसे उन सफेद फ्लेम्स ने जजमेंट ऑर्डर को सुना था ये गोशेन्या की बॉडी के बिल्कुल कोर में पहुंच जाती है। उसके अंदर से सुनाई देती है हल्की सी क्लंच की साउंड जैसे उसका कुछ बहुत महत्वपूर्ण शैटर हो चुका हो। उसकी हड्डियों से लेके फ्लैश सब कुछ डिसइंटीग्रेट होने लगा था और सोल होती है प्योरीफाई। पलक झपकती उसकी स्पिरिट और बॉडी दोनों ही दुनिया से खत्म कर दिए जाते हैं। टाइची हेवली एम्पर सोर्ड की सुप्रीम पावर जैसे डिवाइन आर्ट से कंबाइन किया गया ये इस घोस्ट वर्ल्ड के लेजेंडरी फिगर का नामो निशान मिटा देती है। इस मोमेंट में पूरा युद्ध का मैदान ही थम चुका था। फिर कोई फुसफुसाता है गोशेन्या द डेप्यूटी वर्ल्ड मास्टर। उनकी बॉडी और सोल तबाह हो गई। इन शब्दों पे जैसे लीसोल डोमेन आर्मी जाग गई हो। इनके बीच में खुशी की लहर फैलती है। अगर ये डेप्यूटी वर्ल्ड लॉर्ड खत्म हो गया है तो लगता है जीत अभी मुमकिन थी। इनके अंदर उम्मीद दोबारा जागती है। इन सिपाहियों के वो स्लगिश मूवमेंट्स ये अचानक से लाइटिंग फास्ट हो जाती हैं। अभी थ्रोन पे बैठे हुए ले लॉर्ड भी अपनी भौं से कोड़ चुकी होती हैं। वो सरप्राइज्ड आवाज में कहती हैं कब से टॉप इमोर्टल आर्ट्स के पास वो पावर आ गई जो पीक 5th रिइंकार्नेशन की जिंदगी को इतनी आसानी से खत्म कर सके। वो एक मोमेंट के लिए इन दोनों वुमन को अपना डिसाइपल बनाने की सोचती हैं। जब चारों तरफ वैसा माहौल था तभी यूनियन के एक्सप्रेशन सडनली चेंज हुए थे। वो चिल्लाती यिंग तुम क्या कर रही हो। इस पल म्यूइंग ने अपने हाथ को उस यिन यांग गॉड घोस्ट स्क्रोल की तरफ बढ़ा दिया था। अभी उस स्क्रोल उस डार्क रेज के अंदर फ्लोट कर रहा होता है और जैसी हालत अभी म्यूइंग की थी ये संपर्क जानलेवा होगा। हाउएवर म्यूइंग की नजरें होती बिल्कुल साफ। वो दांतीमीज की बोलती सिस्टर यूनियन मुझे इस चीज की जरूरत है। यूनियन रिप्लाई करती ये वेपन करप्ट हो चुका है तुम इसे नियंत्रण नहीं कर सकती ये तुम्हें
में डिवावर कर लेगा। बट यिनिंग से रिला के बोलती है नहीं, मैं उसे और होल्ड बैक नहीं करना चाहती, मुझे लगता है मेरी ये फीलिंग आपको औरों से अच्छे से पता होगी। इतना कह के उसके शब्द और भी सॉफ्ट हो गए थे। वो कहती है मैं एक प्योर होली फ्लेम हूँ, इसलिए ये सही होगा, मुझ पे भरोसा करो। यून के चेहरे को हेजिटेशन ने ढक लिया था, लेकिन बैटलफील्ड में समय ज्यादा होता नहीं है। वो यिंग के हाथ को पकड़ती है, फिर वर्ड शैटर हो जाता है। ये वापस से पहुंचते हैं ऑल्डर की तरफ, लेकिन अब ये म्यूटेटेड स्क्रॉल ये म्यूइंग की दूसरी हथेली पे होता है। इसमें से डिमोनिक डार्क एनर्जी के पतले धागे निकलते हैं जो कि क्लियरली सप्रेस दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर वो इसकी पावर का इस्तेमाल करना चाहती है तो कीमत चुकानी होगी। हम लिसोल डोमेन के एक एल्डर पे ध्यान देते हैं जो आगे बढ़ के बोलते अभी भी हालात सही नहीं है। फिर म्यूइंग से बोलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ और कैरेक्टर ये मुझे सच में इम्प्रेसिव लगे। म्यूइंग समझ जाते है कि करने की क्या कोशिश कर रहा है। उसे हिला के बोलती है हम जियान को बिलोंग करते हैं। इन शब्दों ने उस एल्डर तो क्या इवन ले लॉर्ड के दिल को भी हिला के रख दिया था। दोनों अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस को भरते हैं। वो समझ जाते हैं कि बस अकेली जियान की फैमिली किसी सुप्रीम सेक्ट के बराबर है। दो फिफ्थ इनकार्नेशन लेवल के पावर हाउसेस और म्यूइंग का पोटेंशियल बहुत डरावना था। तभी यहाँ पे अपीयर होता है एक डरा हुआ ली हनगार्ड जो ले लॉर्ड से बोलता है योर मेजेस्टी बाहर से एलीट फोर्सेस हमला करने लगी हैं। इनमें 12 से 15 रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स होंगे। लगता है गोस्ट्रियम सेंटर के सारे लोग डिमोनाइज हो चुके हैं। इस खबर को जान के थंडर लॉर्ड की आंखें हो जाती हैं पैनी। वो हाथ उठा के बोलती हैं वाटर लीजेंड डिफेंसिव फॉर्मेशन। तुरंत ही उनकी उंगली से निकलती ग्रे थंडर ये क्रैकल बैम के साउंड साथ आसमान में जाके फट जाती है। वो कई सौ की तादाद में वाटर एट्रीब्यूट के कल्टिवेटर्स ये इमीडिएटली चारों टेम्पल्स के आसपास एक फॉर्मेशन में आ गए थे। टेक्निक थी वाटरफॉल वाटर ड्रैगन हाउल। चीजें बस यहीं पे नहीं रुकती, ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा टेक्निक्स एक्टिवेट करी गई थी। आसमान में वाटर एलिमेंट इकट्ठा होता है, ये एक अनंत सागर को बनाता है। ये बेसिकली टेरिफाइंग डिफेंसिव पावर को रखने वाली शील्ड थी। वो डेमोनिक इविल एक्सपर्ट्स के अटैक बिल्कुल मीटियोर की तरह गिरते हैं। सुनाई देती हैं बैंग स्प्लैश स्प्लैश की आवाजें। हालांकि कहने को एक्सप्लोजन तो काफी हो रहे थे, लेकिन इनके गैप्स ये तुरंत ही भर जाते हैं। उस समुद्र में से बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। इसी पल आसमान के किसी और हिस्से में 2 पीक लेवल की बैटल इंटेंसिफाई हो गई थी। इनमें लड़ने वाले एक्सपर्ट्स जब टकराते हैं निकलती हैं वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस। ये पूरे हेवन और अर्थ को फ्रैक्चर करते चली जाती हैं। इवन पूरा रियलमी कोलैप्स होने के साइंस को दिखाने लगा था। लगता है ये सच में कंट्रोल के बियॉन्ड जा चुका है। गोए सैनमियाओ खत्म हो चुका था और 7th इविल गॉड जियान से दूरी बना के रखने की कोशिश करता है। वहीं पे दुखी फिर टकरा रही होती है उस हाफ इविल गॉड से। लेकिन अभी उस गोस्ट रियम के वर्ल्ड मास्टर ने अपने आप को रिवील नहीं किया था। अगर पूरे लिसोल टेरिटरी की बात करी जाए तो इसमें जो इविल इन्वेडिंग आर्मी आई होती है सब जानते थे कि इनके नंबर्स कितने ज्यादा हैं, लेकिन तब भी कोई कदम पीछे नहीं लेता। इनकी स्ट्रेंथ छोटी थी, लेकिन इसे अपने होमलैंड को बचाने के लिए इस्तेमाल करना था। इन्हें गार्ड करनी होती है वो जमीन जहाँ पे इनकी फैमिलीज जनरेशन से रहती आ रही हैं। वो डिफेंसिव ओशन अरे जिसे वाटर लेजेंड ने बनाया था अभी हम उसे कांपते हुए देखते हैं। इससे बार बार इविल डेमोनिक एनर्जी टकराती है। यिंची की सोल पावर एक हद तक ही खींची जा सकती थी। वहीं पे युआनियन आगे फॉर्मेशन को ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकेगी। और तो और वो 100 वाटर टाइप के एक्सपर्ट्स ये भी किसी भी समय ढह सकते थे। आसमान में रो 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 की साउंड गूंजते हैं। खून बहता है बिल्कुल नदियों की तरह और वर्ल्ड में उसकी घटिया स्मेल फैलती है। कोई भी नहीं जानता था कि कितनों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन भले ही सबकी रगों का खून सूख जाए ये तब भी अपनी जन्मभूमि के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। हम सीधा फोकस डालते हैं सेकंड बैटल सर्कल के ऊपर जहाँ दुगी फे एकदम स्ट्रेट खड़ी होती है। उसके हाथ में मौजूद था वो 10,000 मशीन घोस्ट अम्ब्रेला, घोस्ट रियम का नंबर 1 डिवाइन आर्टिफैक्ट। वो कहती है गोएशैनियो खत्म हो चुका है, तो बताओ तुम्हारे पास क्या और बहाने हैं। उसके हाथ में वो छाता जब जब घूमता था इसमें से निकलती ऐसी घोस्ट गॉड पावर जो कि दुश्मन की समझ के बाहर होती है। अभी चीफे की आंखें डीप ब्लैक हो चुकी थी। नहीं कोई इविल एनर्जी का करप्शन नहीं, बल्कि घोस्ट रियम की ओरिजिन से रेजोनेंस है। उस किंग हेजू के एक्सप्रेशन होते हैं कोल्ड। वो जैसे अपने हाथ से एक इशारा करता है उसके आसपास के स्पेस में से बाहर आते हुए जेट ब्लैक डिमोनिक पिलर्स। हम इनमें से हर एक खंबे के ऊपर उन डिमोनिक फेसेस को देख सकते हैं। ये ब्यूटीफुल और टेरिफाइंग साथ में थे। ये ऐसे ट्विच हो रहे थे जैसे ये जिंदा हों। इवन की मौजूदगी में घोस्ट अम्ब्रेला भी ट्रेम्बल होता है। चीफी की आवाज हो जाती है सोलम। वो कहती है ये घोस्ट रियम ग्रेट 1000 वर्ल्ड को बिलोंग करता है, ये तुम्हारी फॉरेन करप्शन के लिए नहीं है। उसके रीइंकार्नेशन पावर अम्ब्रेला की गहराइयों में गई थी। होने लगते हैं उसमें कुछ बदलाव, एक नई फोर्स जागती है। वहीं पे वो हाफ इविल गॉड चिल्लाता है मैजिक फेस सेक्रेड पिलर। वो 10,000 मीटर लंबे डेमोनिक पिलर्स ये टूटते हुए सितारों की तरह नीचे आते हैं और इनकी सतह पे छपे वो फेसेस ये जागने लगे थे। स्पेस में गूंजती क्लंच क्लंच शटर की आवाजें। फिर वो स्पेस के फ्रेगमेंट भी डिवावर हो जाते हैं और ये चीज जो भी छूती है ऐसा लगता है वो इविल पावर का हिस्सा बन गई हो। एक टाइम पे जो हमें 7 और 8 दोषण लेवल के एक्सपर्ट्स
बिल्कुल पहाड़ जैसे लगते थे। वो इस पावर के सामने बिल्कुल चींटी के समान होते हैं, लेकिन इनके लिए भी विकल्प नहीं था। अगर कदम पीछे लिए तो इनका वो घर, वो सरजमी ढह जाएगी। वो वहीं पे आगे बढ़े तो मौत सामने है। उन खम्भों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आसमान के कई सौ किलोमीटर के हिस्से को भर देते हैं। इस हेवन अर्थ की हर एक ऊर्जा की रिपल निकल ली जाती है। सारी फ्लक्चुएशन इरेज कर दी गई थी। फिर वो इविल डिमोनिक फेसेस अपने जबड़े खोलते हैं। ये फुसफुसाते हैं, हंसते हैं, जैसे ही इंसानों की कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हो। वो कहते हैं अपनी मॉर्टल बॉडीज के साथ हेवंस का विरोध करना, तुम सब सच में मूर्ख हो। वर्ड रिपिंग क्लंचिंग साउंड के साथ कोलैप्स हुआ था। उन डिमोनिक वेव्स ने सब कुछ क्रश कर दिया होता है। ऐसे मंजर को देख के अचानक से वो हजारों सोल्जर्स जिनकी आंखें लाल हो चुकी थी वो तेज से दहाड़ते हैं, क्योंकि किसी को तो आगे बढ़ना था। ये टूट पड़ते हैं उस मौत पे। वो डिमोनिक फेसेस भी हेजिटेट नहीं करते। सबसे आगे वाले सोल्जर्स को एक बार में डिओवर कर लिया जाता है। सुनाई देती इनकी हड्डियों की क्रशिंग आवाजें। वहीं पे रूह नरिशमेंट बन गई थी। बस बॉडी में फैलता है वो लाल रंग का खून। इस मंजर को देखने वाली दुखी फेक गहरी सांस भरती है। वो कहती है बहुत हो गया। ये उसके सोल्जर्स थे, उसके लोग, लेकिन इन सब ने मौत को चुना। ये डिक्लेयर कर चुके थे कि घोस्ट वर्ल्ड कभी घुटने नहीं टिकाएगा। आसमान में गूंजती किंग हेजू की आवाज। वो कहता है तुम उन्हें मरते हुए देखोगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर उसकी बॉडी भी डिसॉल्व होकर उन डिमोनिक प्लेयर्स में जाने लगी थी। वो इन खम्भों का हिस्सा बनता है। इन सब की फ्लक्चुएशंस एक लेवल ऊपर चली जाती हैं। दुखी फेक के दिमाग में उसके मास्टर की बहुत सारी टीचिंग्स गूंज रही थी। ये आवाजें होती हैं कि तुम हो डोमेन मास्टर, तुम्हें पर्सनल इमोशंस पे एक्ट नहीं करना है, तुम्हें एंड्योर करना होगा। वो अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन तभी वो एक आंसू की बूंद को बाहर आने से रोक नहीं पाती है। वो कहती इस जिंदगी में मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, बिल्कुल उसकी तरह। उन्हें सुरक्षित रखना, जिन्हें प्रोटेक्ट करना वर्थ इट है, फिर चाहे इसमें मैं टूट क्यों ना जाऊं। ये कह के उसका सर उठाता। वो नजरें होती उस बैटल फील्ड में जहाँ पे जियान लड़ रहा होता है। उसके होठों पे दिखाई देती एक जेंटल स्माइल। इसी मोमेंट में पहली बार थंडर लॉर्ड, जो कि अपने चेहरे पे कभी इमोशन नहीं दिखाती, वो एक गहरी सांस को छोड़ के बोलती है तो उसने फाइनली डिसाइड कर लिया। दुखे फेंकी पतली पतली उंगलियां ये उस छाते को सहलाने लगती हैं और मुंह से निकलते हैं शब्द 10,000 मशीन्स घोस्ट गॉड अम्ब्रेला। इस इंस्टेंट में जैसे समय का बहाव रुक गया हो। मैनिफेस्ट होती 5 अलग अलग तरीके की पावर्स। वो 5 अजीब से छाते जो कि मिरर्ड घोस्ट गॉड अम्ब्रेला की मैनिफेस्टेशन थी, और इन पांचों में से हर एक से निकल रही होती वो डेंस ब्लैक ब्रिलियंस। उस अम्ब्रेला से निकलने वाला वो एंशिएंट और उसकी बॉडी के गोल गोल घूमने लगा था। ये साथ में मिलके कुछ ऐसा बुलाते हैं जो टाइम और सालों के बियॉन्ड था। उसके पीछे एक ऊंचा सा ब्लैक शैडो उठता है। जब ये पूरी तरह से मैनिफेस्ट हुआ था, ऐसा लगता है आसमान ने अपने रंग खो दिए हों। वहीं पे हर एक इविल डिमोनिक क्रीचर ये डर की वजह से थर्राता है। किंग हेजू की आवाज भी ट्रेम्बल हो जाती है। वो लड़खड़ा के कदम पीछे लेके बोलता है तो तुम एक्चुअली में इस पावर को समन कर सकती हो, घोस्ट एंड गॉड शैडो। अभी पांचों अम्ब्रेला रेजोनेट कर रहे थे और इसी के साथ वो शैडो अपने आकार को बढ़ाती है। ये चीज डिमोनिक नहीं बल्कि एंशिएंट थी, प्राइमोडियल, एक और जिसकी वजह से वो मैजिक फेस सीक्रेट पिलर भी बुरी तरह से थरथराने लगे थे। ये पहली बार होता है जब वो किंग हेजू और तो वो 7th इविल गॉड भी ये महसूस करते हैं रियल डेंजर को। युद्ध करो के बाद फिर से बदला था। लगता है लिसो टेरिटरी की डोमेन मास्टर ये अब सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि दुकेफे की मेहनत कितना रंग लाती है। हम उसमें इविल गॉड की ओरिजिन के बारे में जानने वाले हैं। साथ में देखने को मिलेगा रियल इविल आर्टिफैक्ट। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, हेल गार्डन को सब्सक्राइब करना, और जो नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं कर सकते वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को। हम आज शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड जल्दी रिलीज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ज्वाइन बटन को चेकआउट करने के लिए निकलो। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको लगा कैसा है और नेक्स्ट पार्ट से कैसी उम्मीद है। एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।